नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे अभद्र टिप्पणी का रंग भाजपा कांग्रेस में जंग। बिहार में कांग्रेस द्वारा वोट मेरा अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में विरोध जताया जा रहा है। इसी को लेकर उत्तराखंड की राजनीति भी गर्मा गई है। उत्तराखंड में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस प्रकार की भाषा का मंच प्रदान किया। वहीं कांग्रेस ने इसको राजनीति से भटकाने की कोशिश बताया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने पलटवार करते हुए महिलाओं के लिए देहरादून को देश के टॉप 10 असुरक्षित शहरों में शामिल को लेकर सरकार की विफलताओं के खिलाफ बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के बारे में अभद्र भाषा को लेकर बिहार की राजधानी पटना से लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोड शो, कैंडल मार्च और प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। बीते दिन बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव कर विरोध जताया। बीजेपी ने कहा कि ऐसी भाषा अस्वीकार है, जिसको लेकर कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी इस विवाद को उठाकर वास्तविक मुद्दों को दबाना चाह रही है। यात्रा अभियान के पीछे कांग्रेस का कहना है कि बिहार में मतदाताओं के वोट चोरी जैसे मुख्य मुद्दे हैं। बीजेपी ने इसे नारी शक्ति का अपमान बताया और कहा कि यह भाषा स्वीकार नहीं हो सकती। बिहार से लेकर उत्तराखंड तक इस मामले ने सीधी राजनीतिक धार बना ली है। उत्तराखंड की राजधानी में भी यह मुद्दा गरमा रहा है, जहां बीजेपी जन भावनाओं को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जबकि कांग्रेस नेताओं ने झूठे आरोपों के खिलाफ पलटवार की रणनीति बना ली है। हमारे दफ्तर पे हमला किया गया। हमने सुबह 10 बजे बाकायदा डीजीपी साहब को, कल एसएसपी को हमने बताया था कि भाजपा के असामाजिक तत्व हमारे पार्टी के दफ्तर में हमला कर सकते हैं। पुलिस ने कोई प्रबंध नहीं किया। उनको परमिशन दी गई हमारे दफ्तर तक पहुंचने की। हमारे दफ्तर में महिलाओं के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया है, इसलिए लोग सड़क पर आए। हम तो अपने दफ्तर में खड़े हैं। ये हमारा दफ्तर है, कांग्रेस का मुख्यालय है। प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यालय में अगर पुलिस के संरक्षण में भाजपाई गुंडे यहाँ पहुंचेंगे, भैया हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे। हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आज इस सभ्य समाज में किसी की माँ को गाली दी जाए, किसी को बहन की गाली दी जाए तो सामान्य लोगों को भी गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। हमें उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी में कम से कम इतनी नैतिकता होगी कि जब हम विरोध करेंगे तो वो माफी मांगेगी। वो माफी मांगने की बजाय अपनी नीचता पे कांग्रेस के नेता उतर आए हैं, लाठी डंडे बरछा रहे हैं। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराध आज पूरे समाज के लिए गहरी चिंता का विषय है। हाल ही में आई नारी रिपोर्ट ने देहरादून को देश के टॉप 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया है। इस गंभीर स्थिति के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने सरकार की विफलताओं के खिलाफ बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया, जिसको लेकर भारी पुलिस बल देखने के लिए मिला। पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई। साथ ही देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि व्यस्त बाजारों को सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ चेक पोस्ट बनाए गए हैं। महिला गश्ती दल भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा शहर में बाहर से आने वाले लोगों को सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं की शिकायत पर त्वरित और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर साफ किया कि यह रिपोर्ट पूरी तरीके से भ्रामक है और तथ्यों पर आधारित नहीं है।
उन्होंने कहा कि देहरादून में महिला सुरक्षा के लिए गोरा शक्ति ऐप, डायल 112, पिंक बूथ, सीसीटीवी नेटवर्क और महिला हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। अगस्त माह के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराध बेहद कम हैं। एसएसपी ने कहा कि देहरादून में बड़ी संख्या में छात्राएं और पर्यटक सुरक्षित माहौल में रहकर पढ़ाई और भ्रमण कर रहे हैं, जो शहर की सुरक्षा को साबित करता है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की छल छद्म के चाल चरित्र और छलिए की चेहरे वाली सरकार जो है, उन्हें बताना चाहिए कि जो नारी 2025 की रिपोर्ट आई है और उसमें ये बताया गया है कि उत्तराखंड की महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को। जो नेशनल एवरेज है उससे कहीं ज़्यादा है असुरक्षा की भाव उत्तराखंड में। तो इसलिए उत्तराखंड की महिलाएं तो ये सवाल उठाएंगी ना, और जनता को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अंकिता भंडारी का केस हो, बहादुराबाद में एक बच्ची का उत्पीड़न, बलात्कार, आत्महत्याओं की बातें करते हैं, मगर यहाँ पर तो जो बेटियों के साथ सल्ट में हुआ, चंपावत, लाल कुआं और न जाने कहाँ उत्तरकाशी में एक दलित बच्ची की हत्या करी गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं है, कांग्रेस के पास कार्य करने के लिए कुछ है नहीं। इसीलिए अनगढ़ बयानबाजी करके या इस तरह के छोटे मोटे धरना प्रदर्शन करके वो अपने आप को 2027 में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस रिपोर्ट का हवाला देकर के आज वो प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, उसको हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष ने सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। एसएसपी साहब ने भी उसका खंडन किया है और उस पर जाँच चल रही है कि कौन सी वो एजेंसी है जिसने यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर या महिलाओं को असुरक्षित लेकर के रिपोर्ट पेश की है। एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था, उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउसवाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे, उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो दो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी, वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का, वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो 33% देहरादून में संतुष्ट हैं पुलिस की पेट्रोलिंग और इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जबकि जो फर्स्ट शहर दिखाया गया उसमें 11% खाली महिलाओं की संतुष्टि पुलिस पेट्रोलिंग और उससे है। अब राजधानी देहरादून में ये लड़ाई दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की एक स्वाभिमान लड़ाई हो चुकी है। हाल ही में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव और अभद्र टिप्पणी को लेकर आंदोलन किया, तो वहीं दोनों के बीच अपशब्दों को लेकर भी भिड़ंत साफ तौर पर सड़क पर देखने पर मिली। कांग्रेस ने भी इसे स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए आज भाजपा के मुख्यालय का घेराव करने की ठानी, जिसमें भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। कहीं ना कहीं अब ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी आम जनता के मुद्दे छोड़ सड़क पर लाठी डंडों के साथ उतर पड़ी हैं। अब ऐसी स्थिति में जनता और आपदा के समय मुद्दों पर बात न करते हुए अपनी ही लड़ाई में व्यस्त होने से जनता को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। अब ये भी देखना होगा कि क्या दोनों पार्टियों के शीघ्र राष्ट्रीय नेता इस बढ़ते घमासान को रोकने में कायम होते हैं, या फिर ये राजनीतिक कुछ और ही रंग आने वाले समय में दिखाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में सत्यवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष नौटियाल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, राजेंद्र बिष्ट, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ यूकेडी, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी, अध्यक्ष यूएसएसएम अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं, थोड़ी देरी से जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सत्यवीर सिंह चौहान जी के साथ में अपनी चर्चा की हम शुरुआत करना चाहते हैं। सत्यवीर जी, बड़े आरोप लगे हैं। एक तो 10 असुरक्षित शहरों में देहरादून का नाम अपने आप में शर्मनाक है। पूरा प्रदेश इस चीज़ को लेकर चिंता में है कि आखिर प्रदेश की राजधानी पर ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है। और दूसरा ये कि महिलाओं को लेकर जितनी लड़ाई लड़ी जा रही है, बीजेपी ने जिस तरीके से बिहार के मुद्दे को ड्रैग ऑन करने की कोशिश की, उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि भाई, कांग्रेस का कहना है कि अपने प्रदेश की स्थिति पर तक नजर नहीं है, आप सिर्फ एक मामले को तूल दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? गरिमा जी, जहां तक महिलाओं के विषय में बात है,
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं के सम्मान और उनके गरिमा के लिए ही कार्य किया है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी चाहे केंद्र में सरकार हो या उत्तराखंड में सरकार हो, हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम वो योजनाएं बनाई, और योजनाएं नहीं बनाई, उनको मुख्य धारा में लाने का भी हमने काम किया। आज केंद्र में 28 से अधिक योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के लिए लाई गई। यही नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की बात करना हो, वो किसने किया? मातृ शक्ति बंधन अधिनियम किसने लाने का काम किया? कांग्रेस के पास भी अवसर था, मगर निरंतर वो किस प्रकार से महिला अपमान करते रही है सबको पता है। और उत्तराखंड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक दल में हमने किस प्रकार की उनकी हिस्सेदारी की बात करी हो। मैंने आपको बताया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में महिलाओं को विशेष सत्र का आयोजन करके उनको ये सम्मान दिया गया। और यही नहीं, उत्तराखंड में अगर आप बात करूं गरिमा जी, कांग्रेस बता दीजिए एक भी कोई ऐसी योजना बनाई होगी जिससे महिलाओं के आत्मसम्मान को, उनको सुरक्षा का भाव मिला हो, उनको सशक्तिकरण का कोई उन्होंने कार्य किया हो, उनके गौरव के लिए कोई उन्होंने कार्य किया होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ में जब उनके पास जाओगे तो उनसे जरूर इस बात को पूछना, इस विषय के बारे में उनसे जरा चर्चा करना। हमारी सरकार में अगर मैं अभी की सरकार में बताऊं, उत्तराखंड के अंदर कई ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए लाई गई, खास करके उसमें जच्चा बच्चाओं के लिए जिस प्रकार का वैक्सीनेशन, या महालक्ष्मी योजना लाना, या खेलों के लिए, या यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण में उनके लिए महिला नौकरियों में आरक्षण लाना। और यही नहीं, आप उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास देख लीजिए, हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 25 वर्ष पूर्ण भी होने वाले हैं। और मैं गरिमा जी, आप देखिए, इससे पहले कभी भी विधानसभा की अध्यक्षा बनी, कांग्रेस के पास अवसर था। क्या इससे पहले कभी भी मुख्य सचिव बनी, कांग्रेस के पास अवसर था, वो भी यहाँ पर उनके भी मुख्यमंत्री रहे। कभी ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि महिलाओं को जिस प्रकार से उन्होंने तुष्टीकरण की भावना से देखा है, उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की कार्य संस्कृति, कांग्रेस की पद्धति, कांग्रेस के संस्कार महिला विरोधी रहे हैं। और यही नहीं, आप ये देखिए कि ताजा 2024 के चुनाव तो गए हैं, 2024 के चुनाव में कितने महिलाओं को उत्तराखंड में टिकट दिया है? लोकसभा के चुनाव में हमारे देख लीजिए, हमने तो महिला के रूप में प्रतिनिधि बनाया और उसके बाद जनता ने उनको जीत भी दिलाई है। यही नहीं, आप विधानसभा में उठा के देख लीजिए कि इनकी कितनी महिलाएं और हमारी कितनी महिलाएं हैं, हमने कितनों को टिकट दिया और कितने विजय प्राप्त हुई है। उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए हमारी सरकार गंभीरता से चिंतन करते हुए उनके लिए क्रियान्वयन करती है योजनाओं का धरातल पर। और सहायता समूह में सबसे अधिक अगर योगदान दिया गया है तो आज हमारी सरकार ने दिया गया है। आज 72,000 से अधिक सहायता समूह उत्तराखंड के अंदर है, जिसमें की महिलाएं सबसे अधिक है। हमने महिलाओं को उन तमाम योजना से जोड़ने का काम किया है कि वो उत्तराखंड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके, उस और हमारी सरकार ने काम किया है। और आज जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के विषय में बात है, मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति ये भारत के लिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार का आचरण दिखाया है वो कलंकित करती है। कि किसी के आदरणीय प्रधानमंत्री की माता जी की बात ही नहीं है, ये संपूर्ण मातृ शक्ति की बात है, ये संपूर्ण महिलाओं के मान सम्मान और उनकी गरिमा की बात है कि इस प्रकार के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जहां तक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इन्हीं की पार्टी की 2 महिला प्रवक्ता थी, वो उनकी पार्टी को छोड़ के क्यों गई? आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ के कार्यालय में क्या होता है, प्रभारी चुनाव, उस समय वहां पे चुनाव होते हैं, इन्हीं की पार्टी की मुख्य प्रवक्ता, आम कार्यकर्ता नहीं, मुख्य प्रवक्ता इनकी पार्टी की, उसके साथ किस प्रकार का शोषण वहां पर उनके कार्यालय में किया गया, ये तो हमने, और पार्टी में रहते हुए उन्होंने इस बात का व्याख्यान किया है। और उस समय क्या बोला वहां के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और चुनाव प्रभारी सचिन पायलट ने, अरे अभी चुनाव में बाद में देख लेंगे इस विषय को। मतलब कि किसी के गरिमा पे हाथ डाला जा रहा है, किसी के साथ शोषण किया जा रहा है, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ चुनाव चलते रहेंगे मगर उनके साथ किसी प्रकार के न्याय की बात नहीं होगी। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ क्या हुआ, इन्हीं के कार्यालय में जो आज शिवसेना के अंदर चली गई है, उनके साथ मथुरा में किस प्रकार का व्यवहार किया गया। आज महिलाओं की बात करते हैं तो अपने आप में बड़ा हास्यास्पद लगता है जब इस प्रकार की बातें कांग्रेस के तमाम नेतागण करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने मातृशक्ति को केंद्र में रखते हुए, और यही नहीं, देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, पहली ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर है जो लगातार इतने समय तक कार्य करने का जो सौभाग्य महिलाओं को मिल रहा है, वो महिला का प्रतिनिधित्व कर रही है एक रूप में।
और आप मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं कि एक योजना बता दे कि उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया। हमने 108 जो एम्बुलेंस जो सेवा शुरू करी थी, हमारे समय पे शुरू हुई थी। आज गर्व से कह सकता हूं कि 10 लाख से अधिक जच्चा बच्चा की सुरक्षा हुई है। और कांग्रेस के समय यही 108 के चक्के जाम हो गए थे। वहां पर ना सैलरी देने के पैसे थे, ना डीजल के उसके पैसे थे। और हमारे समय में ये ना हड़ताल होती है, ना किसी प्रकार का आपको चक्का जाम देखने को मिलता है। लेकिन जब राहुल गांधी की ओर से स्पष्ट किया गया, जब राहुल गांधी उस मंच पर नहीं थे, कांग्रेस का वो मंच था, कांग्रेस ने कहा कि उस शख्स को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ये बात कही कि गाली किसी भी मां के लिए दी जाए वो बिल्कुल गलत होती है, लेकिन बावजूद इसके एक मामले को पकड़ना, शायद कांग्रेस यही वजह है कि पूरा आरोप लगा रही है। ठीक है, आशीष जी का हम अब रुख कर लेते हैं। आशीष नौटियाल जी हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, बहुत स्वागत सर आपका। आशीष जी, राजनीति में मौके कौन छोड़ता है? लोग लपकने के लिए तैयार रहते हैं, आपने क्यों ऐसा किया? और अगर ऐसा हुआ है तो फिर मामला तो उठेगा। और रही बात, अगर एक मुद्दा जो प्रदेश में उठ रहा है, राजधानी में महिलाओं को लेकर, देहरादून को लेकर, जो शहर रैंकिंग में आया है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पुलिस अधिकारी की ओर से देहरादून में, और कहा गया कि ये भ्रामक सर्वे है। गरिमा जी, मुझे अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता जब बोल रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी दूसरे ग्रह से आ रखे हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं कि 2014 से पहले कुछ हुआ था। इनका जन्म ही 2014 से पहले का होगा, जहां तक मुझे लगता है। और जिस अस्पताल में जन्म हुआ होगा वो अस्पताल भी कांग्रेस की देन होगी। तो ये बात जो बोल रहे हैं, कम से कम सोचो समझा करो तब। भाई मेरे गांव में जन्म हुआ है। ठीक है सत्यवीर जी, सत्यवीर जी प्लीज, सत्यवीर जी मैं विनती करती हूँ सर, आप बीच में नहीं। सत्यवीर जी शांत हो जाइए सर प्लीज, बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए आप लोग बीच में बोलेंगे, दोनों की आवाज नहीं आती है। प्लीज बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, कृपया करके ये चीज मत कीजिएगा। आशीष जी बोलिए। छोटे भाई सत्यवीर की बात को बहुत गौर से सुन रहा था। हाँ। और मुझे बड़ा महसूस हो रहा था कि किस दुनिया में पैदा हुए और किस समय पैदा हुए ये लोग, जब शायद नहीं रहा होगा, न स्कूल रहा होगा, पढ़ाई तो कर ही नहीं पाए होंगे, स्कूल था ही नहीं से 2014 के बाद ही स्कूल खुले। तो किस तरह से आपने जिंदगी काटी, बड़ा अफसोस होता है मुझे आप लोगों के जीवन काल के ऊपर। और ऐसी बातें कर रहे हैं, आज आपको दूसरे की माँ नहीं लगती पर अपनी माँ लगती है। पहला विश्व का प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने अपनी माँ को गाली दिलवाने के लिए वहां आदमी भेजे। किसने गाली दी बताएं? उस आदमी को क्यों नहीं पकड़ा? बिहार के अंदर सरकार किसकी है? देखिए मैं रोकूंगी आपको। आशीष जी सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप पूरा एड ऑन करिएगा। अगर आप कम से कम, आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट जनता दे दे, मैं तो कोई नहीं होती हूँ ये कहने वाली, लेकिन अगर जनता भी ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे कि सिर्फ आपके मंच का इस्तेमाल किया गया जिसके चलते आप पर सवाल उठ रहे हैं, तो कम से कम आप उस चीज का सम्मान कीजिए। ये कहने मत लग जाइए कि खुद भेजा गया उस शख्स को। इस बात के कोई दावे, कोई पुष्टि, कुछ ऐसा है क्या आपके पास जिस पर आप ये कह पा रहे हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो बीजेपी क्यों ना उस मौके को पकड़े और आपको कस के लताड़ लगाई जा रही है। फोटो भी वायरल हो रही है और उसको पकड़ने का काम पुलिस का है। पुलिस किसकी थी? मैं पकड़ने की बात नहीं कर रही, आरोप लगाने की बात कर रही हूँ। इनकी पुलिस की व्यवस्था नहीं थी वहां पे, आप बताएं। अरे आप पकड़े उसको जिसने गाली दी, उसे सजा दें। हम तो बोल रहे हैं, हमने कब मना किया कि बहुत अच्छा किया? अरे आप लोगों के व्यवहार में है गालियां देना। आप लोग गालियां देते हैं और किस तरह गालियां देते हैं सबने सुना है। जर्सी गाय बोलते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, दीदी ओ दीदी करके संबोधित करते हैं। अरे बदतमीजी आपके व्यवहार में है। हम लोग तो गांधीवादी लोग हैं, हम प्यार से रहने वाले लोग हैं, और उसका इल्जाम भी हमें लगा रहे हैं। अरे पकड़ो ना उसको, कौन है उसको पकड़ो, उसे सजा दो। हमने तो कभी बचाव नहीं किया, हम कभी बचाओ मुद्रा में नहीं आए। ये आए बचाओ मुद्रा में भारतीय जनता पार्टी वाले। जब अंकिता हत्याकांड हुआ तो इनके मुंह में दही जम गई थी। इनकी महिला नेत्री परसों कांग्रेस भवन का घेराव करने आई थी। आप अंकिता हत्याकांड के टाइम पे कहां थे? आप सल्ट में जो हुआ उस टाइम पे कहां थे? आपकी एक महिला नेत्री अपनी बेटी का सौदा कर रही है, बेटी को महिलाओं के आगे परोसने का काम कर रही है। आप उस समय कहां थी? आप यहाँ के जो है विधानसभा भर्ती घोटाले में नहीं थे। आप जब यहाँ पर वो हुआ, ब्लैक पेपर लीक हुआ, उसमें नहीं थे। आप थे कहां पे? अपनी माँ को गाली दे दी। किसने दे दी भाई? क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं आप? देश के अंदर एक खुले मंच के अंदर गाली दी जाती है और आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपकी नाकामी है। सरकार आपकी, आपने पकड़ना चाहिए था उसको, और पकड़ा भी है। उसमें जांच करो, पता करो क्यों दिया, किसने दिया, उसकी क्या महत्वाकांक्षा थी, उससे बात करो। इसका हमारा कोई वो नहीं है। आज ये लोग मैडम गरिमा, क्या राजनीति में इतनी स्पष्ट और क्लियर चीजें अगर होती, राजनीति करते हैं और बोलते हैं मुसलमानों, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास में। देखिए सुनिए आशीष जी,
ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप सोचे कि सारे मौके आपको ऐसे मिल जाएंगे, तो होता है ना, राजनीति में सभी उसके लिए एक्टिव रहते हैं। आप जिस तरीके से कोट कर रहे हैं बयानों को, आज वही मौका बीजेपी को भी मिला है। असल में दोनों वो कर रहे हैं। आप जितने कायदे से पल्ला झाड़ ले रहे हैं, क्या इतना कांग्रेस, आप एक बड़ी पार्टी है, देश का सबसे बड़ा विपक्ष है, आप कैसे ये कह सकते हैं कि नहीं आप पकड़िए, सारी जिम्मेदारी आपकी हो गई। आप ये दावा कर रहे हैं कि उस शख्स को भेजा गया, ये नहीं हो सकता। दोनों को मौका मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि उनके मंच का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ असल मुद्दों से भटकाकर यहाँ पर चर्चा शुरू हो रही है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास में सर, और मैं मानो बात करिए ना इनसे, कि उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है छोड़ दिया आपने उस आदमी को। ठीक है मैं लौटती हूँ आपके पास में आशीष जी। आशीष जी अब हो गया सर, प्लीज आशीष जी प्लीज अब शांत हो जाइए। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं। स्वागत आपका अरुण जी, आपको भी हम चर्चा में जोड़ेंगे। पहले और मेहमान उनको जोड़ लेते हैं। राजेंद्र मिश्र जी हैं, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ यूकेडी की ओर से। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? बिहार की गाली की आंच अब देवभूमि तक पहुंच चुकी है और अब उस पर ही चर्चा जारी है। लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही दल उसको कायदे से, मतलब कहते हैं ना कि कहीं कोई मतलब कभी कभी नहीं होता है, सिर्फ बात का बतंगड़ बनाना हो जाता है, और हर दल उस चीज को पकड़ रहा है। देखिए गरिमा जी, आज जब मानसून के सीजन में हमारा पूरा प्रदेश बरसात में आपदाएं झेल रहे हैं, आपने देखा होगा किस प्रकार से धराली के बाद थराली और रुद्रप्रयाग अलग अलग जगह में जो बादल फटने की घटनाएं हुई, और आज हमें कम से कम नहीं भी हुआ होगा तो 10-15 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान पूरे पहाड़ों में हुआ है। और आम जनमानस के साथ साथ जो सड़कें हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑल वेदर रूट की संज्ञा जिनको दी जाती है, वे सारे बंद है। पहाड़ की स्थिति भाई बड़ी दयनीय है, दुखदायक है, यह आपको हमेशा पता है। ऐसे समय में हम देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से मोदी जी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और बीजेपी के द्वारा भी जो है राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो इस मुर्दाबाद के नारे लगाने से हमारे उत्तराखंड का हित नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें ये समझना होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने बीजेपी ने पहले कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था, और उसके बाद आज कांग्रेस के महिला प्रकोष्ठ के उनके अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी कार्यालय का जो मैं घेराव देख रहा था, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों का कहीं ये हिडन एजेंडा, एक एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है उत्तराखंड के मुद्दों को कहीं ना कहीं साइड रखने के लिए इस पर चर्चा ना हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हरक सिंह रावत जी जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अहम पदों पर हो रहे हैं, वो आगे से लगातार नारे लगाते जा रहे हैं, लेकिन एक बार में प्रदेश जिस आपदा से गुजर रहा है उसकी वे बात नहीं कर रहे हैं, ये हमें समझना होगा। दूसरी बात, हमारा जो प्रदेश है, अभी आपने देखा होगा कि जो एक रिपोर्ट आई 10 अनसेफ सिटीज में, हम उसमें टॉप 10 में है। और भारतीय जनता पार्टी के जो उनकी महिलाएं, अनामिका शर्मा का आपको कांड पता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बेटी को देह व्यापार की तरफ सौंपा। इनके जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं बोरा, वो भी कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त थे। इनके मंडल अध्यक्ष इसमें संलिप्त है। अंकिता भंडारी, जब हत्याकांड हुआ तो इनके मुंह में दही जम गई थी। इनकी जो महिला नेत्री भी है, मैं उनकी बात कहूंगा, इन्होंने इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। लेकिन आज जब इस प्रकार की घटनाएं, एक जो है कि पेपर ने भी जारी किया कि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में हो रही है, तो आज देहरादून के एसएसपी से डिबेट, वो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, ये बड़े दुखदायक है। इस प्रकार मुझे लगता है कि जो अधिकारी है, मैं देहरादून एसएसपी को भी चेतावनी देना चाहता हूं, आप अपनी ड्यूटी को आप उचित प्रकार से नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई पेपर, कोई न्यूज़पेपर जो जनता जिसको पढ़ती है, जिसके अपने पाठक हैं, उसके द्वारा जब एक सर्वे करा के इस प्रकार की घटना को बताया जाता है कि ऐसा है, तो प्रेस करते हैं। और प्रेस करने के लिए इनको किसने कहा? सरकार के दबाव में तो इन्होंने प्रेस किया होगा ना। आप देख लीजिए देहरादून में दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, दिन दहाड़े आप देख लीजिए किस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है, कई घटनाएं ऐसी आ चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन का कार्य होता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं, अब एसएसपी को भी इन्होंने आगे करके कि आप बयान दीजिए कि हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, देहरादून बड़ा शांत है। मैं बता दूं, देहरादून कहीं भी शांत नहीं है। देहरादून में जो है अशांति का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास और भी मुद्दे अभी हैं, उनको और मुद्दे लपकने चाहिए। प्रदेश देवी आपदा से हम लोग इसको झेल रहे हैं, और राष्ट्रीय आपदा घोषित कर जो स्पेशल पैकेज उत्तराखंड के लिए आता है, जो कि स्पेशल पैकेज जो हमारे
हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू लेके गए वे हमें मिलने चाहिए थे। आप देख लीजिए हमारा पहाड़ी राज्य जो हिमाचल प्रदेश है, वहां पर भी जो है स्पेशल राहत पैकेज उनको दिया गया, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए हम तो मूक दर्शक नहीं बनेंगे। हमें बात अभी इसकी करनी चाहिए जिससे हम पहाड़ों में भी झेल रहे हैं। हम कम से कम गरिमा जी मैं बता दूं, इस आपदा से हम 5 से 10 साल पीछे चले गए हैं। इसको अब सड़कों का निर्माण करने में जिन्होंने अपनों को खोया है, नदी ने बहाव में जिस प्रकार से लोगों के घरों को तोड़ दिया है, या अन्य प्रकार की जो आपदा आई है, इसको उभरने में निपटने में हमें कम से कम 10 साल का टाइम लगेगा, ये हमें समझना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मुद्दों को ये बरगला के जनता को बरगला के बिल्कुल पूरी की पूरी चर्चा जो है ना वो सिर्फ कुछ चीजों को लेकर राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित हो जाती है, जनता से जुड़ी सारी बातें तो दरकिनार हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं लौटूंगी अपने और मेहमानों को भी चर्चा में हम जोड़ेंगे, उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी, अध्यक्ष एसएसएम की ओर से हैं। बहुत स्वागत सर आपका। कैलाश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई मुद्दों से भटकाने का प्रयास हो रहा है? एक तरफ देहरादून को लेकर एक जो सर्वे आया जिसमें ये कहा गया कि महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, इस पर चर्चा कम है, इस पर सत्ता पक्ष कम बोलने को तैयार है। उन्होंने तो पहले फर्जी कह दिया, आज तो खैर एक प्रशासनिक अधिकारी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बातें कही गई। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरीके का फर्जी सर्वे जारी कर रहा है तो उस फर्म पर, उस कंपनी पर, उस संस्था पर बड़ा एक्शन होना चाहिए। एक शहर की छवि पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ सामने आकर ये कह दिया गया कि वो चीज़ें ठीक नहीं है, भ्रामक है खबर। और बाकी ये बिहार का मुद्दा जो अब प्रदेश तक पहुंच चुका है, प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा कब होगी? जय हिंद गरिमा जी। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं जो व्यक्तिगत टिप्पणी का बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, इस तरह की जो कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी से इसको परहेज करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। और इसके मैं भर्त्सना करता हूँ दिल से कि ऐसे कभी होना नहीं चाहिए जो कि मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दूसरी बात रही उत्तराखंड की, देखिए एनसीआरबी जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, देहरादून देश के टॉप 10 जो असुरक्षित क्षेत्रों में इसको अभी काउंट किया गया है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप विश्वास करिए, आज से 35-40 साल पहले मैंने गांव में जन्म लिया है, हम लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, लड़की लड़कों में कोई भेदभाव होता नहीं था। हम एक साथ एक जो है कमरे में 4-4, 10-10, 20-20 लड़के लड़कियां सोते थे, कोई मन में इस तरह की धारणाएं नहीं थी। लेकिन आज इतना जो है अत्याचार इस समय होने लग गया है कि आप, मैं बताना चाहता हूं, आज जो है उत्तराखंड में जो वर्तमान में जो सरकारें हैं, चाहे वो किसी की भी रही हो 25 साल से, चाहे कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो, इन्होंने जो है संस्कारों से हमें दूर रखा है। और यहाँ पे जितने भी जो है अत्याचार, भ्रष्टाचारी और गंदी नीतियां जितनी भर सकने की वो भरी जा रही है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ अंकिता भंडारी की, वो लड़की जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी के लिए परोसा जा रहा था, और तड़प तड़प के उसने अपने प्राण दे दिए। उसके माता पिता न्याय की भीख मांगते दर दर घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई न्याय नहीं मिल पाया। एलयूसीसी में जिनमें कि नेताओं का पूरा छत्र छाया है, कई महिलाओं के करोड़ों रुपए उसमें डूब चुके हैं। और सबसे अभी रिसेंटली आपने देखा हुआ धर्मनगरी, जिसको कि हम लोग ऋषिकेश धर्मनगरी के रूप में जानते हैं, वहां पे विदेश की महिला तक सुरक्षित नहीं है। आखिर कहां ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देवभूमि उत्तराखंड को? मेरे मन को बड़ी आत्मग्लानि होती है स्वयं से कि क्या हमने ऐसे लोगों को यहाँ पर जो है नेताओं के रूप में यहाँ पे चुनाव किया था। आप ये देखिए, पुलिस प्रशासन की मैं बताना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जो है सरकारिता में लगा हुआ है। अभी एक रिसेंटली मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जो उत्तराखंड के एक जो है युवा रोजगार ने
जो जिसके अध्यक्ष हैं श्री बॉबी पवार जी, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से पोषित कुछ लोगों ने जो है एक मुहिम चलाई वसूली गैंग के नाम से। उसके लिए मैं पर्सनली एसएसपी से मिलने गया कि भाई ये गलत बात है, किसी की जो है आप चरित्र को इस तरह से आप वो नहीं कर सकते। आज 2 महीने से ज्यादा हो गया, एसएसपी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। एसएसपी को मालूम है कि मुझे खाली जो सरकार बोलेगी वही मैंने करना है, जनता मेरे लिए जीरो है, जनता की कोई वैल्यू नहीं है। कानून व्यवस्था इतनी पूरी तरह से यहाँ पे चरमरा रही है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा युवा जितेंद्र कुमार जिसको आत्महत्या करनी पड़ी, और उसके पीछे किसका हाथ था? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मिस्टर चमोली। आखिर हो क्या रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए दुनिया भर की योजनाएं जो है बनाई है इस सरकार ने। आप बताइए धरातल पे कौन सी चीजें देखने को मिल रही है? अगर ये धरातल में उतरती तो आज ये एनसीआर भी जो है हमें जो है 10 टॉप 10 असुरक्षित राज्यों में शहरों में घोषित नहीं करती। तो ये सब करनी और कटनी में जो भारतीय जनता पार्टी का है ये बहुत फर्क है। और ये देख लीजिएगा इस तरह से इनका पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि आने वाले 2027 में इनका जो है ये मिटिया मेट होने वाला है। और उत्तराखंड की जनता जिनके अंदर अगर जो जितने भी लोग हैं जो खंडियत के लिए लड़ते हैं, तो उत्तराखंडियत को अपना सम्मान समझते हैं, वो जरूर एक दिन इनको नकार करके जो है और उत्तराखंड से बहुत दूर इनको कुर्सी से दूर कर देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज भगवान के लिए जो है इस तरह की बातें मत करिए कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या एक चपरासी हो, किसी के लिए भी आपको इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से, चाहे कोई भी पार्टी हो, इसको बिल्कुल भी इसमें इसका विरोध करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, मैं लौटूंगी। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत अरुण जी आपका हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के मुद्दों पर बात कब होगी? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, बहुत सारी प्रदेश की अपनी चीजें हैं जिन पर चर्चा नहीं होती, बाकी प्रदेशों की राजनीति यहाँ तक खींच कर लाई जाती है, राष्ट्रीय स्तर की चीजें हमेशा हर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा में ये बात जरूर आई है कि राष्ट्रीय राजनीति हावी रहती है, प्रदेश की चिंता किसी को है। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को लेकर जिस प्रदेश में दूसरे प्रदेश के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है, उस अपने ही प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक सर्वे आया, हालांकि उसे भ्रामक बताया गया, ऑफिशियल लोगों की ओर से बताया गया। सब चल क्या रहा है? गरिमा देखो, मैं अभी अखबार खोल के बैठा हूं और ये एनसीबीआर की रिपोर्ट नहीं है जैसे देवरानी जी कह रहे हैं। हाँ जी, NARI ये कंपनी की रिपोर्ट है। हाँ। पी वैल्यू एनालिटिक कंपनी 2025 और इसने कुल 12,770 महिलाओं से टेलीफोनिकली बात करी, पर्सनल कहीं नहीं मिले, जिसमें से 400 महिलाएं उत्तराखंड की थी। तो ये टेलीफोनिक सर्वे है और उसको एसएसपी ने भी और महिला आयोग दोनों ने नकार दिया। हाँ। इवन ये हुआ कि जो पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको नोटिस भी जारी कर दिया है कि इन्होंने उत्तराखंड को लेकर एक भ्रामक रिपोर्ट जारी की है और उसकी वजह से छवि खराब हुई है उत्तराखंड की। बिल्कुल। देखिए एक बात हुई, क्योंकि वो देवरानी जी ने बोला तो उसे क्लियर करना जरूरी था बाकियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस डिबेट को देखते हैं तो उनको भी ये साफ होना चाहिए कि एक्चुअल चीज क्या है। दूसरी चीज, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री की माता को लेकर जो टिप्पणी की थी और उसमें कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन किया था, उसकी परिणति ये हुई कि एक भ्रामक रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने आज, महिला कांग्रेस ने भाजपा दफ्तर पर प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, उत्तराखंड, खासकर पूरा उत्तराखंड जिस दौर में गुजर रहा है, जहां एक तरफ आपदा से लगभग सारे जिले करा रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2 मैदानी जिलों की बात करें, उधम सिंह नगर की और हरिद्वार की, तो वहां जो पहाड़ में बारिश गिर रही है ज्यादा, उसकी वजह से वहां कई गांव में बाढ़ जैसे हालत, तो जिंदगियां वहां भी दुश्वारियों से घिर गई है। पहाड़ में तो स्थिति अलग है, लगभग 450 से ज्यादा, 450 के करीब सड़कें बंद है। और ये हमने क्या है, ये सरकारी रिपोर्ट्स, जहां इतनी सड़कें बंद हो, रोज आप 5 तारीख तक आपने रोक लगा दी है 4 धाम यात्रा पे, और उसके बाद क्योंकि 5 तक मौसम विभाग ने मौसम खराब होने की संभावना ही व्यक्त की है, तो इसलिए 5 तक वो
रोक लगा दी है। हमारे मुख्य जो धाम है, चारों धाम, उनके मार्ग भी कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं, क्योंकि वो अब उसको कोई रोक नहीं सकता। या तो वो जो सड़कें हैं उन अलाइनमेंट से हटके बने, जहां आज की तारीख में जहां लैंडस्लाइडिंग जोन बन गए, परमानेंट लैंडस्लाइडिंग जोन है, वो चाहे आप कमेड़ा का देख लीजिए, सिरोमगढ़ का देख लीजिए, या पागल नाले का देख लीजिए, और भी जगह, कई जगह ऐसी है जहां परमानेंट लैंडस्लाइडिंग जोन है। तो वो हल्की सी बरसात में पूरा मलबा नीचे आता है और वो सड़कें बंद हो जाती। तो अगर यहाँ ये स्थिति हो, वहां हम किसी और मुद्दों पे अगर राजनीति करने लगे, जबकि होना ये चाहिए था कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनको अपने अपने कार्यकर्ताओं से यह आह्वान करना चाहिए था कि फिलहाल सारे काम छोड़ के उनको राहत सामग्री दी जाए और राहत बचाव में जो एजेंसियां लगी है उनको हेल्प की जाए। और मुझे लगता है कि शुरुआत में करण महाराज ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही अपील की, बाकी पार्टियों ने भी यही अपील की, और ये एक सकारात्मक संदेश है इस प्रदेश के लिए कि जब आपदा जैसी समस्या आती है तो हम सब एक होकर उसके खिलाफ खड़े होंगे, लड़ेंगे। जैसे पुलवामा में जो हुआ, उसके बाद गलवान में जो हुआ, उसके बाद पूरा देश और सारी पॉलिटिकल पार्टी एक हो गई। और जो बाहर गए हमारे प्रतिनिधिमंडल एमपीज के, उन्होंने एक ही बात बोली, भारत की बात बोली। उन्होंने राजनीति नहीं करी किसी मुद्दे पे, हिंदू मुसलमान नहीं किया। उन्होंने एक ही बात कही कि हमारा को जो पाक प्रायोजित आतंकवाद है उससे खतरा है और हमारे को बार बार उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो देखिए, जहां पूरे भारत की पॉलिटिकल पार्टी एक हो सकती थी, क्या यह नहीं हो सकता कि उत्तराखंड की आपदा पे जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, कौन पार्टी हो, वो सब एक होकर राहत और बचाव की बात करें, और दूसरे केंद्र से यह मांग करें कि इस प्रदेश को आपदा ग्रस्त प्रदेश घोषित कर एक सेंट्रल पैकेज दिया जाए, जिससे यहाँ के लोगों का पुनर्वास हो सके, उनके जीवन यापन में सुविधा हो सके। जी गरिमा। ठीक है सर, सत्यवीर जी को सुन लेते हैं एक बार फिर से। सत्यवीर जी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बड़ी बातें अभी अरुण जी ने कही, मुझे लगता है आपने सुनी जरूर होंगी। अरुण जी ने जो बातें की है वो सत्य है कि भाई कि इस प्रकार से कभी भी सर्वे नहीं होते और इस प्रकार के सर्वे को मान्य नहीं होता। ये किसी ना किसी पीछे से ऐसी ताकतें होती है जिस प्रकार के प्रोपेगेंडा खड़े करते हैं। सरकार, मुझे लगता है कि कानून अपने दायरे में रहते हुए इसे अच्छे से गहनता से अध्ययन करके, और कौन इसके पीछे कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो उत्तराखंड को बदनाम करने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने जब से यहाँ पर सत्ता में है तब से लगातार उत्तराखंड के गौरव और आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम किया है। हमारे समय में एक भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है। गरिमा जी, बड़ी गंभीरता के साथ इसलिए भी कह रहा हूँ कि हम सत्तारूढ़ है, कि भाई हमारे समय पे कोई भी आपको ऐसा प्रकरण देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड शर्मसार हुआ। जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता का बात है, मैं चाहता हूं कि जब किसी पार्टी का प्रवक्ता आता है तो पार्टी का चेहरा बन के यहाँ पर आता है और गंभीरता के साथ उसको बात रखनी चाहिए। और बड़े सम्मान के साथ पैनल में सभी को कहना भी चाहूंगा मैं कि जब आप पार्टी की बात करते हो या कोई विचार रखते हो तो उसमें तथ्य होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि भी आशीष जी का जन्म कहाँ हुआ, किस स्थिति में हुआ, कौन सी परिस्थिति में हुआ, और वो नहीं मेरे बारे में जानते, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मैं स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूं, मैं गांव का निवासी हूं, मेरा जन्म गांव में हुआ, गांव में ही मेरी प्राइमरी शिक्षा दीक्षा हुई। और नहीं, इसमें कोई देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करेगा किसी पर भी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत किसी भी प्रश्न को जब आप किसी के बारे में जानते तब तक नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। और किस दुनिया की, हम एक ही दुनिया में रहते हैं, मुझे लगता है मैं एक ही दुनिया में रहते हैं। और जहां तक महिलाओं के हित की बात है, मैंने स्पष्ट तौर से कहा कि केंद्र में जितने भी योजना है उनको महिलाओं को फोकस करके हमारी सरकार ने बनाया है। और किसके लिए बिल लाया गया कि वो उनके लिए इस प्रकार से प्रावधान हो कि हमारी राज्यसभा में, हमारी लोकसभा में, हमारी विधानसभा में आने वाले समय में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जब कानून बनेंगे तो महिलाएं जब वहां पर सदन के अंदर होगी, वो अपनी जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी मांगे, तो तभी तो पूर्ण हो पाएगी जब वो उसमें उस कानून बनाने में उनका हाथ होगा। और उत्तराखंड में आपको मैंने बताया ही, मैंने एक चीज और गरिमा जी आपके माध्यम से कहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ी चुभन हो कि आप पूछे कि इनके अपने समय पे इन्होंने कौन सी योजनाएं लाई थी। और जहां तक महिला अपराध में सबसे अधिक अगर कभी किसी देश को शर्मसार होना पड़ा या किसी राज्य को सबसे ज्यादा शर्मसार होना पड़ा तो वो जयपुर और कांग्रेस की सरकार थी।
आज उस समय के कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष उसमें शामिल थे। 1000 से अधिक बालिकाओं के साथ जिस प्रकार का यौन शोषण किया गया, कईयों ने तो उस समय आत्महत्या करी। अभी पिछले वर्ष ही उनको वो न्याय मिल पाया कि कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे। आप ये सोचिए कि कांग्रेस के कालखंड में किस किस प्रकार के प्रकरण हुए। हमारे समय पे, अगर मैं बड़ी गंभीरता के साथ फिर कहना चाहता हूँ, हमारे समय पे अगर किसी भी प्रकार का अन्याय महिलाओं के साथ हुआ, हमने कभी भी संरक्षण देने का काम नहीं किया किसी भी अपराधी को। हमारे आदेश है कि आप महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं की आवाज बुलंद करने के लिए कानून जो कहता है उस कानून के दायरे में वो कार्य करिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको किसी भी प्रकार के दबाव में ना रहते हुए उस पे कानूनी रूप से उसको सजा तक पहुंचाइए। हमारे समय पे कोई भी ऐसा आपको प्रकरण सुनने में नहीं आएगा। हमने तो शीला दीक्षित का कालखंड भी देखा है, वहां पे किस प्रकार से तंदूर कांड हुआ था। शीला दीक्षित खुद अब कोर्ट के अंदर गई थी उसके अपील करने के लिए कि उसकी सजा माफ होनी चाहिए। हमारे समय बता दीजिए कि कोई भी ऐसा प्रकरण हुआ हो कि महिला के खिलाफ कोई अपराध हुआ, हमारा कोई छोटे से छोटा नेता गया हो कोर्ट के अंदर। हमने कहा है कि महिला परिवार की है, कर्तव्य हमने काम किया। उत्तराखंड मैंने अपने कहा कि बताइए कब इन्होंने काम किया है, कितनों को विधानसभा बनाने का, विधानसभा अध्यक्ष बनाने का काम किया, कितनों को इन्होंने मुख्य सचिव बनाने का काम इन्होंने किया है। हमारे समय पे जिस प्रकार से महिलाओं के लिए, जिस प्रकार से उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके मान सम्मान के लिए काम किया गया, मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का साधुवाद देना चाहिए। और मैं ये भी हम इस बात और एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये धर्मांतरण कानून किसके लिए लाया गया है? ये धर्मांतरण कानून विशेषकर उन महिलाओं जिनके लिए किस प्रकार के ठीक है सत्यवीर जी सामने प्रकाशित हुई है। सत्यवीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से, हम आपके पास वापस लौटेंगे। ठीक है सत्यवीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है आपका हो गया, हम आपके पास वापस लौटेंगे, आपका जवाब लेंगे। आशीष नौटियाल साहब का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आशीष जी, अभी सत्यवीर जी ने बड़े आरोप लगाए और बड़ी बातें कही और मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी से वैसे भी बचना चाहिए। आशीष जी, मेरा मकसद मेरे छोटे भाई के लिए कुछ बोलना नहीं था गलत। मैंने तो सिर्फ इस बात पे कहा, जब 2014 से पहले की बातें आई तो एक नॉर्मल उदाहरण सत्यवीर जी प्लीज आप शांत हो जाइए। से पहले भी देश था, इस देश में महिलाएं थी, बच्चे थे, रोजगार था, हवाई जहाज था, ट्रेन थी, और सब कुछ तो था, क्या नहीं था। 2014 के बाद आपने ऐसा क्या देख लिया जो 2014 के बाद आया? मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना था, कोई आपको हर्ट करना नहीं था। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी बात को बुरा लगा हो तो मैं आपसे समझ आता हूँ आपसे, क्योंकि आप छोटे भाई हमारे, हम आपको कभी भी दुख नहीं देना चाहेंगे। दूसरा, अभी बात कर रहे थे, गरिमा जी आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ, अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, हमने कभी किसी को बचाने का प्रयास नहीं किया। हमारे सामने उदाहरण है कुलदीप सेंगर का, जब जो उसकी गवाही देने आया तो उसको ही मरवा दिया गया। किसने मरवाया? सरकार किसकी थी? अंकिता हत्याकांड में किस तरह वीआईपी को बचाने के लिए उस रिसोर्ट में आग लगा दी जाती है, कभी बुलडोजर चला दिया जाता है सबूतों को दबाने के लिए, किसका काम था? आपने कई ऐसे उदाहरण है। विधानसभा भर्ती घोटाले में जब कहा था कि पूरी जांच करो, जिसने जब से विधानसभा बनी तब से आज तक घोटाले के उनके नाम आने चाहिए, तो किसने पूरी जांच को रोक दिया? जिला पंचायत चुनाव में किस प्रकार से खुलेआम जिला पंचायतों की लूट इनके द्वारा की गई, उसका कोई जांच, कोई कुछ नहीं हो रहा है, सब खत्म कर दिया। धर्मांतरण कानून की बात कर रहे थे मेरे भाई। अभी आप मुझे बताएं गरिमा जी, कितने धरने प्रदर्शन हुए धर्मांतरण कानून के लिए? कितनी बार विधानसभा घेराव हुआ, कितनी बार संसद का घेराव हुआ, क्या हुआ? जो इनको धर्मांतरण कानून तो याद आ रहा है कि हमने धर्मांतरण बना दिया, पर इनको राजधानी गैरसैंण याद नहीं आ रही है। आपके युवाओं, जब युवा रोजगार मांगते हैं, आप उन्हें लाठियां मारने का काम करते हैं, वो आपको नजर नहीं आता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी महिलाएं हैं, वो काम करती हैं, काम के बदले उनको क्या दाम दे रहे हैं आप लोग? आप उनका भी जो है, उनको भी परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनका मानदेय नहीं बढ़ाते आप, तो आपने उनको भी परेशान कर रहे हैं। महिलाएं, जब आप महिला की बात करते हैं, इतनी हजारों महिलाएं हैं आंगनबाड़ी में जिनको आप जितना काम करते हैं उसके हिसाब से कुछ देते भी नहीं है, उनका ध्यान आपको क्यों नहीं आता है? डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले मेरे सत्यवीर भाई बता रहे थे कि जो है तो हमने सैलरी दे रहे हैं। अरे सैलरी कहाँ दे रहे हैं? उत्तराखंड में कितनी डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल है हल्द्वानी में, सब हड़ताल पर हैं, 4 महीने से तनख्वाह नहीं दे पाए। तो बुरा हाल है राज्य का हर चीज में, चाहे कानून व्यवस्था देख लें, चाहे कुछ देख लें।
हर जगह बुरा हाल है, तब भी कह रहे हैं हम ही अच्छे। अरे आप महिला, आज आप गाली की बात कर रहे हैं, आप उसका तो उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं जिसने गाली दी। हम तो कब उसका बचाव कर रहे हैं, हम तो कोई बचाव नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने मुंह से गालियां दी राहुल गांधी जी की माता जी को, लेकिन हमने तब भी इतना आपको नाप शराब नहीं बोला जितना आप लोग बोलने का काम कर रहे हैं। आप खुद नाप शराब बुलवाते हैं और एक हफ्ते बाद जाकर खड़े हो जाते हैं, रोने लगते हैं जनता के सामने, मेरी मां को गाली दे दी, मेरी मां को गाली दी। किसने दी? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री भी वहां है, तो आप उनको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं जिसने गाली दी? आप पकड़े ना, आपने पकड़ भी लिया, वो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता निकला, आपका चुपैया नेता। तो इस तरह के आप लोग काम कर रहे हैं, क्यों देश को नफरत में डालने का काम कर रहे हैं, क्यों राजनीति के लिए अपनी माता जी को गाली दिलाने का? वो तो सबके लिए, हम हमारे भी वो आदरणीय है, उनकी माता जी है, उनकी क्या किसी की भी माता जी हो, वो सब आदरणीय है कि महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए, और जिसने गलत बोला उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों झूठ झूठ बोल रहे हो, उनके मन से कर दिया, मन से कर दिया? अरे आपको जहां फायदा नजर आता है आप वो काम करते हैं, उसके लिए आप कुछ करने से चूकते नहीं है। पुलवामा हमला हुआ, पहलगाम हमला हुआ, कई हमले कहाँ है इनके, कहाँ से विस्फोट आया बताए ना? पुलवामा हमला में विस्फोट कहाँ से आया, आपने आज तक ढूंढ पाए? ठीक है, चलिए राजेंद्र जी से जल्दी से एक रिएक्शन और लेते हैं, फिर अरुण जी के पास वापस आएंगे। इसकी कोई ठीक सर, आशीष जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। बस मुझे एक चीज थोड़ी सी वो लगी कि आपने कहा कि हमने उस वक्त इतना नहीं कहा जितना अब आप उस मौके को पकड़ रहे हैं, ये चीज थोड़ी सी ठीक नहीं थी। चलिए लौटते हैं, आशीष जी लौटेंगे। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई जो दल हैं राजनीतिक मुख्य रूप से ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? जी निश्चित तौर पे आपने कहा कि गाली दी तो उसके पकड़ के उसके खिलाफ उचित धारा में कार्रवाई होनी चाहिए ना। इतना हो हल्ला आप देख लीजिए, बिहार से लेके उत्तराखंड की राजनीति को आप प्रभावित कर रहे हैं, आम जनमानस के मुद्दों को प्रभावित कर रहे हैं। आप देख लीजिए हमारा पंजाब पूरा बाढ़ में डूबा हुआ है, यूपी की जो कंडीशन है ये भी कोई अच्छी नहीं है, और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तो आप देख लीजिए किस प्रकार से हम आपदा का दंश झेल रहे हैं। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो मिलके इस प्रकार के जनता के भावनाओं के साथ कुटाराघात कर रहे हैं, हमें लगता है कि गाली के बहाने पे ये आज हम आपके कार्यालय में आते हैं, कल आप हमारे कार्यालय में आ जाइए, आपका भी स्वागत। और पुलिस आप देख लीजिए, पुलिस प्रशासन जिसने हमारे चौकी थानों में ड्यूटी देनी थी, आम जनमानस के लिए वे थे, वे आप देख लीजिए पूरे परेशान है वो सारे। और मुझे तो ये भी लगता है कि वो कोई कार्रवाई भी वो नहीं कर सकते हैं। और किस प्रकार की कांग्रेस की भी मैं देख रहा था कि कोई नेता है वो किस प्रकार की ऐसी की तैसी जो शब्द है अपने आप में बहुत, मुझे लगता नहीं कि लोकतांत्रिक देश में और एक राजनीतिक पार्टी जो गांधी जी के जैसे जो हमारे नेता रहे हैं उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी, वहां पर ऐसी की तैसी कोई ये भाषा नहीं है। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो सोनिया गांधी जी के लिए जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा तक बोला, ये आप बता दीजिए कोई बात। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मंच से वो ये बात करते हैं, तो ये भी उन्हें शोभा नहीं देता। और कांग्रेस ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा मानना है कि उत्तराखंड को आप दोनों को गर्त में जो इस हालत के जिम्मेदार है दोनों पार्टियां हैं, जनता को समझना होगा। हम मांग कर रहे आप राष्ट्रीय आपदा में राष्ट्रीय पैकेज दीजिए हमें। जनता जिस प्रकार से थराली धराली हमारा रुद्रप्रयाग अन्य क्षेत्रों में बादल फटने से जो आम जनमानस प्रभावित है, गरिमा जी पहाड़ में रसद तक नहीं पहुंच पा रही है, आपदा प्रबंधन वाले भी इसलिए काम नहीं कर पा रहे, उनके पास उचित जो टूल किट होती है वो नहीं है। लेकिन इन तमाम मामलों को साइड करने के लिए, दरकिनार करने के लिए आप इस प्रकार से ये जो देहरादून में जिस प्रकार से राजधानी में जो माहौल चल रहा है, ये कदापि मैं इसको इससे सहमत नहीं। और मैं कहूंगा कि दोनों पार्टियों को समझना पड़ेगा, इससे हमारे राज्य का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। हमें मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, और इस मामले को तूल एक पार्टी दे रही, दूसरी पार्टी भी उसको फिर उसके बाद वही कार्य कर रही है। तो आज हम इसे हिडन एग्रीमेंट नहीं समझे तो इसको क्या समझे? बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से आखिरी रिएक्शन अरुण शर्मा जी का लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अरुण जी, अब मुझे लगता है सभी दल एक कहते हैं ना कि सब मिले हुए हैं, वो वाला डायलॉग यहाँ पर फिट बैठता है। और सभी दलों की ओर से वही किया जाता है कि अपने सुविधा अनुसार मुद्दे पकड़ लिए जाते हैं, अपनी सुविधा अनुसार बयानों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, और अपनी सुविधा अनुसार बयान को बड़ा और छोटा भी बना दिया जाता है। नहीं होता ऐसा? गरिमा देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं कि आप अपनी सुविधा के अनुसार सुविधा की चीज ले लीजिए और बाकी चीजें छोड़ दीजिए। और देखिए, ये अवसरवादिता भी है। हम मुद्दों को छोड़ के व्यक्तिगत चीजों पे भिड़ रहे हैं। इस देश में राजनीति पहले जो होती थी वो मुद्दों के आधार पे होती थी, और सत्ता पक्ष का अपना दायरा होता था, लेकिन विपक्ष का भी सत्ता पक्ष उतना ही सम्मान करता था। आज स्थिति कई बार से बदल गई है।
अगर आप देखें, मैं पहले भी कहा कि जो प्रदेश बुरी तरह आपदा से पीड़ित हो, प्रभावित हो, वहां इस तरह के मुद्दों को तूल देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जितनी मैन पावर आप प्रदर्शन में लगा रहे हैं, नारे में लगा रहे हैं, हंगामे में लगा रहे हैं, इतनी मैन पावर अगर उन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगाई जाती तो मुझे लगता है कि ज्यादा भला होता है इस प्रदेश का, और वो लोग जो आपके अपने भाई बहन हैं वो सुखी होते, उनको कुछ ढाढ़स मिलता, वो भी सोचते हमारे भाई हमारे साथ हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन स्थिति यह है कि वहां हेल्प कई तरीके से होती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां जाया जाए। उनके लिए इकट्ठी करके राहत सामग्री भेजने वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सही कहा कि रास्ते टूटे हुए हैं तो इसलिए राहत सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है, कई जगह बड़ी दिक्कत है। और ये इन चीजों से बचने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को भी ठोस निर्णय लेना चाहिए और विपक्ष को उनके हाथ में हाथ मिलाकर इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत से मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राजनीति एक जगह, लेकिन उम्मीद है कि कम से कम राजनीति के साथ साथ सत्ता दल या फिर विपक्षी दल प्रदेश हित को सर्वोपरि रखेंगे और प्रदेश की चीज़ों को, प्रदेश के मुद्दों को सर्वोपरि रखेंगे तो शायद प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।